आपके नीट के मार्क्स में बहुत भयंकर लेवल पर सपोर्ट फैक्टर क्रिएट करके ना आपके मार्क्स को इंप्रूव कर सकता है। मैं जब भी किसी बच्चे से बात करती हूँ ना, केमिस्ट्री में सबसे कमजोर चैप्टर कौन से, वो इनमें से ही निकल कर आते हैं, जो हाई इंपैक्ट चैप्टर्स। डायरेक्ट एनसीईआरटी के सवाल आ रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, और ये चैप्टर्स तो हमारे लिए बून है। अगर मैं बात करूँ ड्रॉपर के बच्चे के लिए, तो सॉल्व कोई मेजर चैप्टर है ही नहीं, ड्रॉपर का बच्चा बाद में कर लेगा, एक आधा क्वेश्चन ही बनता है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। नीट का एग्जाम जस्ट आने ही वाला है। आज मैं इस वीडियो के थ्रू उन बच्चों की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करना चाह रही हूँ और सॉल्यूशन देना चाह रही हूँ, जो बच्चे मेहनत बहुत कर रहे हैं, सब कुछ बहुत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना केमिस्ट्री एक ऐसा निगलेक्टेड सब्जेक्ट बन के रह गया उनके लिए, जिसपे वो चाह तो रहे हैं कि हम अच्छा कर लें, पर वो हो नहीं पा रहा है। देखिए, समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम एक नीट एस्पिरेंट की बात करें जो पूरे मेहनत कर रहा है, लेकिन उसका मार्क्स जो है ना वो स्टैग्नेंट हो चुका है, उसका मार्क्स बढ़ नहीं रहा है। और आई होप आप मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं एग्जैक्टली क्या बोलने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि जो बायो है बच्चा वो कर रहा है, क्योंकि बायो में उसका इंटरेस्ट है, बायो के ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी वजह से वो यहाँ आया है, तो ऑफकोर्स बायो में वो मेहनत कर रहा है, मार्क्स उसके धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं। फिजिक्स में पूरे एफर्ट्स लगा रहा है, एवरीथिंग इज डूइंग गुड इन फिजिक्स, बहुत मेहनत कर रहा है, फिजिक्स भी थोड़ा थोड़ा इंप्रूव हो रहा है, लेकिन फिर भी अच्छे सवाल जो फिजिक्स में आ जाते हैं तो बच्चा फैल रहा है। अभी भी फिजिक्स उस जेई लेवल वाला नहीं हो पा रहा है। मैं उन बच्चे की बात कर रही हूँ आज, है ना, मतलब बेसिक लेवल पर वो मेहनत कर रहे हैं, फिजिक्स में ठीक ठाक कर पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि बायो सही कर लिया है, पर फिजिक्स में हमेशा एक रिस्क फैक्टर हमारे साथ एसोसिएटेड है कि अगर बहुत टफ या कैलकुलेटिव आ गया या थोड़ा एनालिटिकल आ गया तो नहीं हो पाएगा। इन दो सब्जेक्ट के बीच में एक सैंडविच सब्जेक्ट हो चुका है, वो है केमिस्ट्री। उसमें क्या हो रहा है, उसमें हमें पता है कि हम कर सकते हैं, इतनी मुश्किल चीजें भी नहीं है, हो सकता है, लेकिन हम बिना प्लानिंग के जब केमिस्ट्री को एग्जीक्यूट करने बैठ रहे हैं तो हमें एकदम ऐसा लग रहा है कि पूरा जो है ना स्प्रेड हो गया है, हम उसको कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हम ऑर्गेनिक करने जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है इनऑर्गेनिक भूल गए, इनऑर्गेनिक करने जा रहे हैं तो लग रहा है ऑर्गेनिक भूल रहे हैं। इन दोनों में फिर जब फिजिकल करने जाते हैं तो न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आती है। तो एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा कि तीनों केमिस्ट्री के सब्जेक्ट को कैसे बैलेंस करें, और इस सारी अनफोर्सीन कंडीशंस की वजह से हमारे मार्क्स स्टैग्नेंट हो चुके हैं। हम कितने पेपर्स दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सारी स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर रहे हैं, बट मार्क्स में बहुत खास एक इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिल रही है। वो बच्चे जो इस बात से रिलेट कर पा रहे हैं, उनके लिए आज मैं समझाने वाली हूँ कि केमिस्ट्री को कैसे अच्छे से प्लानिंग के साथ पढ़ना है। देखिए, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप मानो या ना मानो, आपके नीट के मार्क्स में बहुत भयंकर लेवल पर सपोर्ट फैक्टर क्रिएट करके ना आपके मार्क्स को इंप्रूव कर सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? नॉट बिकॉज आई टीच केमिस्ट्री, बट बिकॉज एक जनरल पर्सपेक्टिव से अगर हम सोच के देखें, केमिस्ट्री हमारा बहुत टफ भी नहीं बनता है नीट के लिए। एनसीईआरटी से क्वेश्चंस की लाइनें उठकर ही एज इट इज आ जाती हैं। उतना कैलकुलेटिव भी नहीं है जितना कैलकुलेटिव फिजिक्स है, उतना थ्योरेटिकल भी नहीं है जितना थ्योरेटिकल बाकी सब्जेक्ट्स है। वो एक मेल जोल है, थोड़ा न्यूमेरिकल, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल और थोड़ा डायरेक्ट। तो मेरा कहने का मतलब ये, अगर हम प्लानिंग के साथ पढ़े, डायरेक्ट वाले चैप्टर्स कर लें जो कि हमारे बैकबोन चैप्टर्स है, उनको आइडेंटिफाई कर ले, और तो हमारे लिए आगे की केमिस्ट्री की जर्नी बहुत इजी हो सकती है। और बिना बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए हम अपने मार्क्स में एक अच्छा खासा डेल्टा इंक्रीमेंट का देख सकते हैं, जस्ट बिकॉज हमने केमिस्ट्री को संभाल लिया, जो कि इग्नोर होता जा रहा है। एक सब्जेक्ट इंटरेस्ट, एक सब्जेक्ट टफनेस बीच में बैठ गया, ना इंटरेस्ट इतना ज्यादा बन पा रहा है ना ही टफनेस उतनी ज्यादा है, तो वो बीच का सैंडविच सब्जेक्ट जो है ना, वो हमारे मार्क्स के में डेल्टा इंक्रीमेंट जो हमारा कम हो रहा है वो इसी सब्जेक्ट की वजह से हो रहा है। तो आज हमें इस सब्जेक्ट को समझना है और अपनी नीट 2026 की प्रिपरेशन को इसी बेसिस पे अलाइन करना है, राइट? चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने क्या किया, हमने एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी बनाई। हम इस चैप्टर को पूरी केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला पार्ट बेटा आता है उन चैप्टर्स का जिन्हें मैं बैकबोन बोलूंगी केमिस्ट्री का। क्या बोलने वाली हूँ? बैकबोन बोलने वाली हूँ केमिस्ट्री के लिए। तो यहाँ पर हम वो चैप्टर्स रखेंगे जो हमारी केमिस्ट्री का बैकबोन है। फिजिकल केमिस्ट्री का बैकबोन कौन सा चैप्टर होता है बेटा? फिजिकल केमिस्ट्री का बैकबोन होता है मोल कंसेप्ट। अब आप मानो या ना मानो, सच्चाई तो यही है कि जब हम 12th में फिजिकल केमिस्ट्री में आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सॉल्यूशन में फंसते हैं, तो कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन टर्म का सारा कंसेप्ट मोल पे आ रहा होता है। हम जब भी
आयनिक इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम के सवालों में फंसते हैं। जब भी किसी बच्चे से बात करो सबसे ज्यादा टफ चैप्टर से क्या पढ़ता है? इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का भी जो बेसिक हार्डकोर मैकेनिज्म है वो कहाँ से निकल कर आ रहा है? मोल कंसेप्ट से। और मोल कंसेप्ट वो चैप्टर पहला है जब आप पहले दिन आए होगे 11th में। अब बच्चा उस टाइम इतना मेच्योर नहीं होता, ना ही वो इतना ध्यान दे पाता है उस चैप्टर पे, और जिस वजह से आने वाले फिजिकल केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स होते हैं उसे भारी पड़ते हैं। तो अगर हम पहले मोल कंसेप्ट को बना ले तो मोल कंसेप्ट से हमारी जो केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का एक तरीके से बोलते हैं बैकबोन है ना, वो एकदम सही हो जाएगी। तो फिजिकल केमिस्ट्री का बैकबोन वाला चैप्टर कौन सा हो गया बेटा? अपना मोल कंसेप्ट। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन वाला चैप्टर है बेटा नन अदर देन ऑफ कोर्स केमिकल बॉन्डिंग, राइट। केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसको अगर हमने सही से नहीं पढ़ा ना, हमें कभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं आ सकती। बार बार ऐसा लगेगा इनऑर्गेनिक में तो बहुत एक्सेप्शन है यार, इतने अरे नहीं है रे, हमें रीजंस डिकोड करने नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि अपन को केमिकल बॉन्डिंग में मास्टरी नहीं हो रही। तो केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर है जो पूरी इनऑर्गेनिक का फील देता है आपको। इनऑर्गेनिक आपके सामने दिखाता है कि ये है इनऑर्गेनिक, लेकिन वो हम कभी सोच ही नहीं पा रहे क्योंकि बॉन्डिंग हमारा वीक है, राइट। सिमिलरली बेटा अगर ऑर्गेनिक के बैकबोन चैप्टर की बात करें तो अपने पास आ जाता है GOC, दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हर बच्चा जो ऑर्गेनिक को कर रहा है उसको नेम रिएक्शन याद हो जाते हैं, रिएजेंट्स वो कर लेता है, मैकेनिज्म भी ठीक ठाक बना लेता है, लेकिन वो कहाँ फंस जाता है? जैसे ही सवाल आता है इसमें रेट ऑफ स्टरिफिकेशन बताओ, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन बताओ, इसका रेट बताओ, अरे याद ही नहीं आता इसमें क्या मैकेनिज्म था। कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी देखना है, अनाइन देखना है, कैसे देखना है। क्यों? क्योंकि GOC कमजोर है ना। तो हमारा कहने का मतलब है कि अगर हम मान के चलते हमारे पास 1 महीने का गैप है, तो वो 1 महीने में हमें केमिस्ट्री को कैसे करना है, सबसे पहली स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमें अपने को 3 चैप्टर को एकदम मास्टरी कर लेनी है, क्योंकि ये 3 चैप्टर हमारे केमिस्ट्री के हर एक ब्रांच का बैकबोन है। और मानो या ना मानो, ये 3 चैप्टर्स वीक होने की वजह से ना आगे के सारे चैप्टर सफर करते हैं हमारे, करेक्ट। तो पहले हमने क्या किया बेटा, इन 3 चैप्टर्स को आइडेंटिफाई किया जिनको हम मानेंगे केमिस्ट्री का बैकबोन चैप्टर्स। ये हो गया। नाउ कमिंग ऑन टू सेकेंड पॉइंट बेटा, हम लेंगे कुछ जोन 1 के चैप्टर्स। नाउ व्हाट आर जोन 1 के चैप्टर्स? जोन 1 में वो चैप्टर्स आएंगे जिन्हें हम लोग बोलते हैं हाई इंपैक्ट चैप्टर्स। हाई इंपैक्ट, ये वो चैप्टर्स हैं जिनको एक बार आपने कर लिया तो आप एकदम कॉन्फिडेंट फील करते हो केमिस्ट्री के ऊपर। मतलब आप समझ के देखिए, मतलब दीज आर दो चैप्टर्स, इन पे एक बार कमांड आने का मतलब है अपना 60% केमिस्ट्री का काम हो जाना। और ये वही 60% चैप्टर्स है जो मैक्सिमम बच्चों के वीक रहते हैं, मैक्सिमम। अब कितने भी बच्चों से बात कर लो ना, मैं अपने 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ आपको ये चीज बता रही हूँ बेटा, मैं जब भी किसी बच्चे से बात करती हूँ ना, केमिस्ट्री में सबसे कमजोर चैप्टर कौन से, वो इनमें से ही निकल कर आते हैं जो हाई इंपैक्ट चैप्टर्स। अब कौन से हाई इंपैक्ट चैप्टर्स है जरा देख लेते हैं। अगर हाई इंपैक्ट चैप्टर की बात करी जाए फिजिकल केमिस्ट्री में, तो सबसे पहला आ जाता है बेटा इक्विलिब्रियम। काफी हाई इंपैक्ट चैप्टर है। सेकंड हाई इंपैक्ट चैप्टर है बेटा थर्मो। और थर्ड हाई इंपैक्ट चैप्टर बेटा अपना निकल कर आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एक बार को घबराहट जरूर हुई होगी जब मैंने ये लिखा होगा, है ना, क्योंकि 12वीं में सबसे ज्यादा मुश्किल बच्चों को फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पड़ती है। जब नर्स्ट इक्वेशन आ जाती है और उसके अंदर पीएच लगा दे तो और हाई तौबा मच जाती है ना। क्यों? क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम में पीएच समझ नहीं आ रहा था। थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोकेमिस्ट्री वाले सारे सवालों में कब एंथैल्पी, कब इंटरनल एनर्जी निकालनी है, 12 ग्राम की कैसे निकालनी है, सब में हम फंसे ही रहते हैं। हमारे कभी आंसर सही आते हैं, कभी नहीं आते। क्यों? क्योंकि ये वो चैप्टर्स हैं जो डायरेक्टली एक तो मोल कंसेप्ट से रिलेटेड है, पहला, और दूसरा ये मैक्सिमम बच्चों के वीक रहते हैं। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम कोई, सपोज एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो हम क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं या फिर हम कोई मैच खेलने जा रहे हैं, तो अगर मुझे अपने ओपोनेंट की वीकनेस पता है तो मैं वही चीज को अपनी अगर स्ट्रेंथ बना लूं तो मेरा जीतने का चांस बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? बढ़ता है ना। एग्जाम्पल के जैसे, मैं, मेरे को बहुत ज्यादा क्रिकेट की नॉलेज नहीं है, बट मैं एक सिंपल सी बात बता रही हूँ। आप ये सोच के देखिए कि मान लो एक सामने हमारा प्लेयर है और मुझे ये पता चल जाए कि भाई उन्हें स्विंग खेलना नहीं आता अच्छे से, तो मेरे को अपने चांसेस अगर बढ़ाने जीतने के, तो मैं बार बार क्या कोशिश करूंगी, बीइंग अ कैप्टन ऑल्सो, तो मैं इंप्लॉय करूंगी भाई स्विंग जो ज्यादा अच्छे से थ्रो कर सके वो बॉलिंग करे, या फिर बॉलर्स में वो रखो जो जिसपे स्विंग की मास्टरी हो, क्योंकि मुझे पता है अगला बंदा नहीं खेल पाएगा। एंड दैट इज व्हाट माय स्ट्रैटेजी टू विन द गेम. So what I'm trying to just tell you is, if I selectively those chapters जिनमें बच्चे वीक हैं और वहां अपन स्ट्रांग हो जाए,
और ऐसे भी नहीं कि उन चैप्टर्स में स्ट्रांग हो जाए जिनका वेटेज ना हो, इन चैप्टर का वेटेज भी अच्छा है नीट में, तो नीट में वेटेज हो गया, और ये मैक्सिमम बच्चों के वीक रहते हैं। और अगर अपन ने स्ट्रैटेजिकली वर्क करके इनको पहले स्ट्रांग बना लिया, तो हमारा कॉलर ऊपर करके घूमने का बहुत मन करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा चीजों को लेके कि हाँ भाई अब केमिस्ट्री समझ आ रही है, अब चीजें समझ आ रही है, जो पहले अटकता था ना वो बन रहा है। और यही कॉन्फिडेंस हमें पुश करेगा और करने के लिए और करने के लिए, और हम आगे बढ़ते जाएंगे। सिंपल सी बात है, मेरी अच्छे बोलने से आप आज मोटिवेट हो जाओगे, 2 दिन बाद भूल जाओगे। आपके मार्क्स ही अब आपको मोटिवेट कर सकते हैं, दैट इज द ओनली ऑप्शन वी हैव, है ना। तो इसलिए पहले हम हाई इंपैक्ट चैप्टर्स करेंगे। अब 3 हाई इंपैक्ट चैप्टर्स हमारे इसमें हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट हाई इंपैक्ट चैप्टर्स, हमारा केमिकल बॉन्डिंग से जो रिलेटेड आएगा सीधा, वो आ जाएगा बेटा कोऑर्डिनेशन। ऐसा करते हैं, इससे भी रेड से लिखते हैं, क्योंकि जोन 1 वाले चैप्टर्स हम सारे रेड से लिख देते हैं। तो हाई इंपैक्ट चैप्टर अपने पास कौन सा आ गया बेटा, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वेटेज भी नीट में अच्छा खासा है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा सीधा वीबीटी से लिंक हो जाता है, जो कि हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा है। और जो वो सवाल आते हैं ना जिसमें बॉन्डिंग के भी ज्योमेट्री, शेप, हाइब्रिडाइजेशन को कोऑर्डिनेशन के साथ लगा दिया जाता है, तो मजा आ जाता है, बच्चा वहां फिसलता है, वहां अब हम कर लेंगे, क्योंकि हम दोनों ने ये प्लान कर लिया, बैठ के डिस्कस कर लिया कि भाई बैकबोन हो गई, हाई इंपैक्ट चैप्टर्स हो गए, अब देखो कितना मजा आने वाला है नीट में, है ना। तो इनऑर्गेनिक में हमारा हाई इंपैक्ट चैप्टर कौन सा बन जाता है बेटा, कोऑर्डिनेशन बन जाता है। यही चीज अगर मैं ऑर्गेनिक में बात करूं, तो हाई इंपैक्ट चैप्टर्स में कौन से आते हैं देखते हैं। सबसे पहले आता है बेटा हाइड्रोकार्बन, फिर आता है बेटा हमारा हेलो एल्केन, हेलोअरीन, और इसके बाद जो हमारा हाई इंपैक्ट चैप्टर आता है, ध्यान से सुनना, वो है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मैंने ये चैप्टर्स क्यों रखे, ध्यान से सुनो बेटा, बड़ा समझदारी से आपको बता रही हूँ। आपने जीओसी कर लिया, जो आपका बैकबोन है केमिस्ट्री का, उसके बाद अगर मैं ये 3 चैप्टर्स बना लूं ना, तो मुझे केमिकल रिएक्शन के जो मैकेनिज्म वाला पार्ट है ना, उसमें कमांड आती है। सारे प्रकार के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मान लो, सब्स्टिट्यूशन मान लो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, हर तरीके का जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, वो हमारे इन 3 चैप्टर्स में कंप्लीट हो जाता है। करेक्ट। तो अगर मैंने ये 3 चैप्टर्स बना लिए जो हाई इंपैक्ट चैप्टर्स है, मेरा मैकेनिज्म वाला पार्ट स्ट्रांग हो गया। कहाँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होना है, कहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, कहाँ SN2AR हो रहा है, कहाँ E1 हो रहा है, कहाँ E2 हो रहा है, ये वाली पार्ट जो है ना, हमारा 60% जो है वो मैंने ग्रैब कर लिया, अगर मैंने ये चैप्टर्स पहले बना लिए। करेक्ट। तो हमारे को सबसे पहले क्या करना है, ये 3 चैप्टर्स करने हैं जो हमारी केमिस्ट्री की बैकबोन है। फिर हमें कौन से चैप्टर्स में मास्टरी करनी है, उन चैप्टर्स में मास्टरी करनी है जो अपने जोन 1 में आ रहे हैं, दैट इज हाई इंपैक्ट। करेक्ट। चलिए बहुत बढ़िया, आई होप आपको बात समझ आ रही है। अब आते हैं जोन नंबर 2 के चैप्टर्स पे। जोन नंबर 2 में हम कौन रख रहे हैं, जोन नंबर 2 में हम वो रख रहे हैं जिनसे डायरेक्ट सवाल बनेंगे, डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस वाले। मतलब आप समझो ये वो चैप्टर्स हैं जिनको छोड़ना तो बेवकूफी है, क्योंकि यहां से प्रिडिक्टेबल सवाल आने हैं। मैं आपको बता दूंगी क्या सवाल आने हैं, कोई भी टीचर बता देगा, मैं क्या कोई भी टीचर बता देगा, क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन से सवाल आने हैं। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल सोल्यूशन हमारा एक चैप्टर है जिसको हम जोन 2 में रख रहे हैं। अब पीवाईक्यूज निकाल के देखो नीट के, मैक्सिमम सवाल आपको पता है कहां से दिख रहे होंगे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से, जिसमें उन्होंने सिर्फ क्या किया, जैसे उसमें बोला 20% इथाइलिन ग्लाइकॉल मास बाय मास है, मोल फ्रैक्शन निकालो, उन्होंने यहाँ क्या कर दिया, 20% मास बाय मास इथेनॉल कर दिया। मतलब बस वो इतना इतना सा चेंज करे, इथाइलिन ग्लाइकॉल की जगह इथेनॉल, सेम सवाल। मतलब यहां से क्वेश्चन प्रिडिक्ट करना हमारे लिए बहुत इजी है। डायरेक्ट एनसीईआरटी के सवाल आ रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। और ये चैप्टर्स तो हमारे लिए बून है अगर हम 12th के एस्पिरेंट है तो, क्योंकि बोर्ड में भी एनसीईआरटी करनी है, और इन चैप्टर्स की अगर एनसीईआरटी पे अपन की मास्टरी हो गई तो जोन 2 तो पहले ही हो जाता है। तो जोन 2 में बेटा कौन से चैप्टर्स आते हैं, फिजिकल की अगर मैं बात करूं तो जोन 2 में आ जाता है बेटा सोल्यूशन, जोन 2 में आ जाता है बेटा केमिकल काइनेटिक्स। करेक्ट। तो जोन 2 में हमारा कौन आ गया, सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स। पूरे सवाल एनसीईआरटी के उठकर आ जाएंगे एज इट इज, बस हल्का हल्का ट्विच करते हैं, बाकी सब सीधे और प्रिडिक्टेबल सवाल आने। करेक्ट। फिर बात करते हैं इनऑर्गेनिक की, और इनऑर्गेनिक में हमारा आ जाता है DNF ब्लॉक एंड P ब्लॉक। DNF ब्लॉक के सवाल सिर्फ एनसीईआरटी एकदम, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। पी ब्लॉक बहुत प्रिडिक्टेबल है क्योंकि मेजर पी ब्लॉक तो डिलीट ही हो चुका है,
लिमिटेड ट्रेंड्स है हमारे पास जो हमें डिस्कस करना है, जैसे कि इनर्ट पेयर इफेक्ट, सबको पता, वहीं से सवाल आ जाते हैं, हाइड्राइड्स के ऊपर सवाल आ जाते हैं। तो बहुत ही प्रिडिक्टेबल एनसीईआरटी से सवाल आने वाले चैप्टर्स हो गए हमारे जोन नंबर 2 के। करेक्ट। अब यही चीज बेटा अगर हम ऑर्गेनिक में देखें तो हमारे सीधे प्रिडिक्टेबल सवाल आ जाते हैं अल्कोहल, ईथर, फिनॉल और अमाइंस। ये मेरे जोन 2 के चैप्टर्स हो गए। करेक्ट। अब आप देख लीजिए, आप इसको पूरा ध्यान से देख लीजिए, सारे चैप्टर्स 12th के है कि नहीं है। तो 12th के बच्चे के लिए ये जोन 2 तो उसका हो ही रहा है, क्योंकि वो बोर्ड के थ्रू कर ही रहा है। ड्रॉपर वाला बच्चा भी है, कोई भी बच्चा इनको भी करेगा। और साथ में अगर तुम्हारे ये वाले चैप्टर्स हो रखे हैं तो तुम ये देखो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। लेकिन मैं इनको सिर्फ कर रही हूँ और ये 2 चैप्टर मेरे वीक हैं, तो मेरा मेजर काम तो खराब हो रहा है ना। मैं सिर्फ एनसीईआरटी के लाइंस के बेसिस पे तो 40% ही पेपर बना पाऊंगी ना, 60% तो खराब ही हो रहा है मेरा। तो इसलिए मुझे स्ट्रैटेजिकली बात करनी है। देखो मैं पहले बता रही हूँ, मैं इस वीडियो में ये बोलने नहीं आई कि सिर्फ इतना करो हो जाएगा। नो, आई एम नॉट हियर टू टेल यू सम सेलेक्टेड चैप्टर्स डू दिस एंड यू आर डन। बोलने को बोल सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता है समझदार इंसान जो होता है वो हमेशा ये कहेगा बेटा हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन कब पहले करना है उस चैप्टर को या बाद में करना है, ये अप्रोच मैं आपको बताने आई हूं। अब मैं बोलूं कि बेटा इनमें से इतने चैप्टर कर ले, हो जाएगा। अरे कैसे हो जाएगा? हाँ, थोड़ा जुगाड़ करना है तो बात सही है यार, वो तो कोई भी बता देगा। लेकिन मैं एक अच्छे रैंक की बात कर रही हूँ, जहां मैं बोल रही हूँ कि ये सब्जेक्ट हमारा पिस रहा है, ये सब्जेक्ट को हमें ऐसा उठाना है कि इसमें हम किसी भी परिस्थिति में बैठे ना, किसी भी परिस्थिति में बैठे 150 नंबर से कम तो आने नहीं चाहिए, आने ही नहीं चाहिए केमिस्ट्री में। 150 160 से कम आना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि एक ये मार्क्स लाना बहुत ईजी है, बट स्ट्रैटेजी नहीं है। हमें पता ही नहीं हम कौन से चैप्टर्स पहले करें कि चीजें सही हो जाए। So I'm not here to give you false excuses. I'm just trying to tell you, do it in this manner and you see the results. आप करके देखो इसे यार, मजा आ जाएगा आपको लगेगा कि हाँ भाई केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। करेक्ट, दैट इज व्हाट आई एम हियर फॉर। सो ये समझ लेते हैं। अब हमारा अल्कोहल, ईथर, फिनॉल और अमीन्स आ गया। अब बेटा इसमें प्रिडिक्टेबल सवाल आने, अल्कोहल, ईथर, फिनॉल में आप सारे पीवाईक्यूज छाट लो, पिछले 10 साल के पीवाईक्यू निकाल लो। सवाल सिर्फ नेम रिएक्शंस के ऊपर बैठ रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स के ऊपर है, कहीं से सवाल ही नहीं है। रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4 हो गया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, PCC KMnO4 के काम के ऊपर हो गया, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड के ऊपर सवाल बन रहा है। ठीक है, रीमर टीमर हमारा वन ऑफ द बेस्ट नेम रिएक्शन है। तो सबको प्रिडिक्टेबल चीजें पता है कि भाई नेम रिएक्शन और रिएजेंट्स में एग्जामिनर ने घुमाना है। नेम रिएक्शंस, कार्बाइल अमीन हो गया बेटा, हिंसबर्ग टेस्ट हो गया बेटा आपका, ये आपका ये डाइजोनियम सॉल्ट्स के रिएक्शंस हो गए, सबको पता है। प्रिडिक्टेबल सवाल बनने हैं भाई यहाँ पे, प्रिडिक्टेबल। तो जोन 2 को करेंगे, लेकिन अगर मैंने पहले बैकबोन चैप्टर कर लिए, फिर मैंने हाई इंपैक्ट चैप्टर्स कर लिए, इनमें मुझे टाइम जरूर लग सकता है। जोन 2 में मुझे टाइम कम लगेगा, तो इसलिए मैं उन्हें बाद में करूंगी। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम है, 1 महीने का जो टाइम है, खासकर ड्रॉपर बच्चे के लिए तो बहुत बेनिफिशियल टाइम है। यही वो टाइम है जहां तुम 12th वालों को बीट करके अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बच्चा बोर्ड में बिजी है, तुम कर लो। और बोर्ड वाले बच्चे क्या करेंगे, क्योंकि वो बोर्ड कर रहे हैं तो उनको अपना स्ट्रैटेजी ऐसा करना चाहिए कि यार ये पहले कर लेते हैं ना, 12वीं के चैप्टर पहले कर लेते हैं। जितने भी जोन 1 में 12वीं के चैप्टर आ रहे हैं, जितने भी बैकबोन में 12वीं के चैप्टर आ रहे हैं, जितने भी आपके यहाँ पर इजी क्वेश्चन में 12वीं के चैप्टर, उसको पहले कर लेते हैं। उनको पता है कैसे कैसे प्रोसीड करना है। लेकिन ड्रॉपर वाले बच्चे के लिए यही टाइम सबसे क्रूशियल है, क्योंकि उसे अभी बोर्ड नहीं देना है, उसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में पढ़ना है। 1 महीना ऑर्गेनाइज मैनर में पढ़ लोगे, जो बोल रही हूं वैसे कर लोगे, 150 नंबर 160 नंबर केमिस्ट्री में कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, आराम से आएंगे। ठीक है ना? तो ये हो गए हमारे हाई इंपैक्ट चैप्टर। अब थोड़ा केयरफुली देखो, ऑर्गेनिक लगभग फिनिश हो गई, पूरी ब्रांच ऑर्गेनिक की कर ली। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोला था ऑर्गेनिक छोड़ना नहीं होता, ऑर्गेनिक पूरा करना होता है। तो ऑर्गेनिक की पूरी ब्रांच हमने कर ली। करेक्ट। अब चलते हैं जोन 3 के चैप्टर्स। जोन 3 में कौन से चैप्टर्स हैं? वो है, अगर टाइम मिल गया तो रिवाइज कर लेंगे, अगर टाइम मिला देन रिवाइज, टाइम मिलेगा तो रिवाइज करेंगे। तो कौन कौन से चैप्टर्स है जो टाइम मिला तो रिवाइज करेंगे? रिडॉक्स हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। ये मैंने क्यों रखे? क्योंकि बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर का मेजर काम मॉडर्न फिजिक्स में कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगभग सबको लिखनी आ ही जाती है जब हम इतना आगे पढ़ लेते हैं। रिडॉक्स का मेजर काम जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज हो चुका है। ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह सबको बेसिक निकालना आता है। फिर भी अगर अपन को टाइम मिलेगा तो अपन ये 2 चैप्टर्स जो है जोन 3 में रख रहे हैं, हमें टाइम मिलेगा, हम ऑफकोर्स रिवाइज कर लेंगे। अगर इनऑर्गेनिक की बात करें
तो मेनली हमारा आ जाएगा पीरियोडिसिटी एंड सॉल्ट। टाइम मिलेगा कर लेंगे। सॉल्ट 12th का बच्चा तो बोर्ड के लिए कर ही रहा है, और अगर मैं बात करूं ड्रॉपर के बच्चे के लिए तो सॉल्ट कोई मेजर चैप्टर है ही नहीं, ड्रॉपर का बच्चा बाद में कर लेगा, एक आधा क्वेश्चन ही बनता है। पीरियोडिसिटी क्योंकि मेजरली ट्रेंड पी ब्लॉक के आपने पीरियोडिसिटी में कर ही लिए हैं, तो इसलिए पीरियोडिसिटी आपका लगभग हो ही जाता है। फिर भी अगर हमें कुछ बेसिक एक्स्ट्रा चीजें करनी होंगी तो वी कैन डू इट इन जोन 3। अब इसका हमारा ऑर्गेनिक का जोन 3 में बच जाता है बेटा बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल बायो में आप कर ही लेते हैं, फिर भी अगर हम केमिस्ट्री में करेंगे तो जोन 3 में रखेंगे, राइट। सो इस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है। तो सबसे पहले आपको अपने बैकबोन चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करना है, उसके बाद आपको जोन 1 के चैप्टर्स को करना है जो कि हाई इंपैक्ट वाले चैप्टर्स है, फिर आपको जोन 2 के चैप्टर्स को करना है। तो अगर आपके पास 1 महीना पूरा है प्रिपेयर करने के लिए केमिस्ट्री, तो आपको तीनों ही चीजों को करना है, जिसमें से आप 20 से 25 दिन आराम से जोन 1, जोन 2 और जोन 3 को दीजिए। आपके पास आराम से लास्ट का जो दिन बचेंगे उसमें आप जोन 3 कर लीजिए, है ना। मतलब आपका पूरा हो सकता है, जोन 3 तक सब कुछ हो सकता है। लेकिन जिसके पास थोड़ा सा कम टाइम है, मतलब वो अभी कहीं बोर्ड में बिजी है या फिर बाकी 2 सब्जेक्ट्स भी अभी इतने बहुत अच्छे से हो नहीं पाए हैं, तो वो जोन 1 और जोन 2 को तो करके जाएगा ही जाएगा, लेकिन बैकबोन चैप्टर्स को भी करना ही है, क्योंकि बैकबोन के बिना जोन 1 जोन 2 का मतलब नहीं है। हाँ, एक बार को जोन 3 को अपन एक्सक्यूज कर लेंगे कि टाइम मिला तो करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, लेकिन ये 3 तो होना ही चाहिए। अब कोई भी बच्चा अगर बीच में से चेंज करता है कि जोन 2 पहले कर लेते हैं जी, जोन 3 पहले कर लीजिए, आप कर सकते हो। मैंने कहा ना, करने को तो कोई भी चैप्टर उठा के कर लो, लेकिन जो उसका रिजल्ट है ना, जो आउटपुट है, वो तभी बेटर होगा जब हम सीक्वेंस को फॉलो करें, है ना। ये था केमिस्ट्री का पूरा प्लानिंग जो मैंने आप लोगों के लिए किया। लेकिन फिर से मैं बता रही हूँ आप लोगों को, हमने सारे चैप्टर्स को टच करने की कोशिश करी है, लेकिन हमारा विजन ये है कि हम आपको वो चैप्टर्स बता सके, वो सीक्वेंस बता सके, जिससे केमिस्ट्री का इंपैक्ट आपके मार्क्स में एक्चुअली दिखे। हम पढ़ रहे हैं बट मार्क्स नहीं आ रहे एट द एंड ऑफ द डे, वो हमारे लिए मोटिवेशन फैक्टर नहीं है, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू।